हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं सुजीत वर्मा एक बार फिर से आ गया हूँ। वर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम करता हूँ। और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 11 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया है। साथ साथ मैंने आपको उसके अंदर आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में भी बताया है। आई होप कि आपने हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा। और आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एटॉमिक मास यूनिट। आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप आराम से हेडफोन डालें और आराम से लेकर के कॉपी और पेपर बैठ जाएं, पेन पेपर लेकर के। और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ आप अपने पास वैसे वैसे नोट्स भी बनाते जाएं, वीडियो को पॉज करके। आई होप आज के वीडियो को आप बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट, चलते हैं टॉपिक की तरफ। और हमारा आज का टॉपिक क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एटॉमिक मास यूनिट के बारे में जानने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अर्लियर ऐसा किया जाता था, जब शुरुआत में ऐसा देखा गया कि ये मैं थोड़ी सी हिस्ट्री वाली बात कर रहा हूँ आपसे, जिसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं, बट सुन लीजिए एटलीस्ट, कि ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है। ये ऐसे पता चला कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच्ड होते थे, ठीक है। नाइट्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 3 है। ये ऐसे पता चला कि नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम अटैच होते थे। और कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 4 है। ये ऐसे मालूम पड़ा कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होकर के CH4 मतलब मीथेन बनाते थे। तो ऐसे करते करते देखा गया, तो साइंटिस्ट लोगों ने कि हाइड्रोजन जो है वो सबसे सिंपलेस्ट एटम है, सिंपलेस्ट, नॉर्मल। तो ये मान लिया गया कि जो हाइड्रोजन है ये सबसे सिंपलेस्ट एटम है, और इसका मास डिसाइड कर लिया गया 1, वो भी विदाउट एनी यूनिट। विदाउट यूनिट मतलब इसके साथ कोई यूनिट लगा हुआ नहीं था। जैसे अगर आप मास आज के डेट में देखते होंगे तो ग्राम में लिखते हैं, केजी में लिखते हैं, लेकिन इसके साथ कोई यूनिट नहीं था। और अब इसी को रेफरेंस मान करके बाकी एलिमेंट्स के एटम का मास निकाला जाने लगा। हाइड्रोजन के मास को रेफरेंस मानते हुए इसको सबसे सिंपलेस्ट एटम समझा गया। तो इसी को रेफरेंस मानते हुए इसी के रिस्पेक्ट में बाकी एलिमेंट्स के एटम्स का मास निकाला जाने लगा। जैसे कि कहा गया कि भाई कार्बन का मास 12 है विदाउट एनी यूनिट। अच्छा, इस बात को आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा हिस्ट्री के पीछे मत जाइए, जो काम की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि मास का डिसाइड हो गया 12, ऑक्सीजन का मास डिसाइड हो गया 16, लेकिन कोई यूनिट नहीं है तब तक। इससे प्रॉब्लम आ रही थी। अब प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि हाइड्रोजन हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, तुरंत जलने लगता है। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में किसी भी चीज़ के मास को मेज़र करने में दिक्कतें आने लगी, क्योंकि मेज़रमेंट के लिए आप जब हाइड्रोजन यूज़ करते हैं तो वो जलने लगता है। इसलिए बाद में ऐसा प्लान किया गया अराउंड 1961 के लगभग में कि अब कुछ दूसरा मेज़रमेंट स्केल लेना पड़ेगा जिसके रिस्पेक्ट में चीज़ें मेज़र की जाएंगी। अब कुछ दूसरा मेज़रमेंट स्केल लेना पड़ेगा जिसके रिस्पेक्ट में एटॉमिक मास निकाला जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो जलने लगता है। लेटर ऑक्सीजन के बारे में बातें की गई, लेकिन फाइनली इन 1961 जाकर के कार्बन को यूज़ किया गया। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कार्बन, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है आइसोटोप्स के बारे में कि एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं। तो कार्बन का एक आइसोटोप है C12, मतलब एटॉमिक मास जिसका 12 था। इसका एबंडेंस सबसे ज़्यादा था, इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा थी। तो अब डिसाइड हुआ कि अब C12 का एक एटम लिया जाएगा और उस एक C12 के एटम के मास का 1/12 हिस्सा, 1/12वां हिस्सा वो यूज़ किया जाएगा। अभी आप सुनिए, मैं आपको सब लिख के बताऊंगा, एकदम आराम से समझिए आप बात को। आपको मैं बता दूं
कि किसी भी एलिमेंट के एटम के मास को मेज़र करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ किया जाता है आज के दिनों में। अब ये मशीन बहुत कम जगह पर है। बहुत पहले हमारे टाइम पे जब मेज़रमेंट होता था तो एक एलिमेंट के मास का एटम निकालने के लिए अराउंड 700 रुपीज़ खर्च आते थे इस मशीन से। है भी बहुत कम जगह पर, ठीक है, चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी में, एक आध दिल्ली में है। तो ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये एलिमेंट का जो मास है, एटम का मास, वो पूरा बता देता है ग्राम के टर्म्स में मास स्पेक्ट्रोमीटर। लेकिन ये जो ग्राम के रिस्पेक्ट में बता रहा है वो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह पूरा ब्रेक करके बता रहा है। लेकिन 1961 के अराउंड में जो डिसीजन लिया गया कि हाइड्रोजन को अब यूज़ नहीं किया जाएगा मास निकालने के लिए, अब कार्बन को यूज़ किया जाएगा। इसी टाइम पर एक टर्म आप बुक में लिखा हुआ देखेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो कई लोग इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास क्या अलग अलग चीज़ है क्या? बिल्कुल नहीं। रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास एक ही चीज़ है। बस रिलेटिव कहने का मतलब है कि वो किसी के रिस्पेक्ट में निकाला गया है, किसी को रेफरेंस मानते हुए निकाला गया। जैसे अगर आपके पास दुकान में आप देखते होंगे वेइंग स्केल होता है। अगर मान लीजिए वेइंग स्केल नहीं है आपके पास वो इंसाफ वाला तराजू है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास तरबूज का मान लीजिए एक टुकड़ा है, वाटरमेलन का, वो 1 kg का है, तो उस तराजू के एक तरफ आप वाटरमेलन का टुकड़ा चढ़ा दें और दूसरी तरफ आप आलू चढ़ाना स्टार्ट करें, पोटैटो स्टार्ट करें चढ़ाना। तो जब वो दोनों का जब बराबर आ जाएगा, एक ही जगह पर दोनों आने लगेगा, तो आप समझ जाएंगे ना कि 1 kg आलू हो गया। तो इसी को कहते हैं रिलेटिव मास, किसी के रिस्पेक्ट में मेज़र करना। हमने वाटरमेलन के मास के रिस्पेक्ट में आलू का मास वजन किया, तो इसी से रिलेटिव मास वर्ड का यूज़ यहाँ पे किया गया। रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब किसी दूसरे एटम के रिस्पेक्ट में, किसी दूसरे एटम के मास के रिस्पेक्ट में अदर एलिमेंट्स के एटम्स का मास निकाला जाएगा, उसे हम कहेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। अब ये सारे टर्म्स उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैं आपको लिख के नहीं बता रहा हूँ, आप बस बुक पढ़ेंगे आपको नॉलेज होगा। तो बात हमारी हो रही थी कि शुरुआत में अर्लियर डेज में हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता था एज ए सिंपलेस्ट एटम और इसी के रिस्पेक्ट में बाकी एटम्स का मास निकाला जाता था। लेकिन चूंकि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेबल है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, तुरंत आग पकड़ लेता है, तो लेटर ऑन ये डिसाइड हुआ कि अब हमें चेंज करना पड़ेगा। तो कार्बन के एक आइसोटोप का यूज़ किया गया, C12। अब आइसोटोप अगर आप नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब आपने हमारा पिछला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आइसोटोप का मतलब है कि एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, लेकिन एटॉमिक मास के मामले में वो अलग अलग होंगे। जैसे कार्बन के 3-4 आइसोटोप है, जैसे C12, C13, C14, उसी में से एक आइसोटोप C12 लिया गया। और एटॉमिक मास यूनिट को कहा गया, एटॉमिक मास यूनिट जो है 1/12 ऑफ, मैंने यहाँ इंटू का साइन लगाया है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 के एक एटम का जो भी मास होगा ग्राम में, उसका 1/12 भाग हम निकालेंगे और उसी को स्टैंडर्ड स्केल माना गया, जिसे हम क्या बुलाते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। अब ये मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 कितना होता है, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अभी आपको NCERT पे मिलने वाला है नहीं, मैं थोड़ा रेफरेंस बुक यूज़ करता हूँ पढ़ाते वक्त, है ना, आपको पढ़ना चाहिए दोनों बुक। तो मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 मैंने आपको बताया, जो कि कैलकुलेटेड है 1.99 इंटू 10⁻⁻23। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट, इट इज़ 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। तो आपको अब इसका 1/12 भाग निकालना होगा। तो 12 से जब इसको डिवाइड किया गया तो जो रिजल्ट आया वो था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है, -24 ये किसकी वैल्यू हो गई? 1 AMU। देखिए यही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके पहले मैं थोड़ा हिस्ट्री वगैरह की बातें कर रहा था,
मेनली आपको याद रखना है कि व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि नाउअडेज एटॉमिक मास यूनिट ही यूज किया जाता है 1961 से। पहले किसको यूज करता था? हाइड्रोजन को यूज करता था, सिंपलेस्ट एलिमेंट था। बाद में जब वो हाईली इनफ्लेमेबल हुआ, दिक्कतें आने लगी, तो डिसीजन हुआ कि अब भाई किसी और एलिमेंट को लेना पड़ेगा। तो क्या डिसाइड हुआ कि C12 को यूज करेंगे, कार्बन के एक आइसोटोप को, C12 को। और तब उस समय एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन किया गया। और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में किसको कहा गया? एटॉमिक मास यूनिट 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। C12 के एक एटम का मास 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। जब उसको 12 से, क्योंकि इसका 1/12 भाग निकालना था, तो 1/12वां भाग जो हमने निकाला, इट बिकम्स 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो कि आपको याद रखना है। आपको ये वाला याद रखना है, ये वाला लास्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ बार बार, आपको याद ज़्यादातर रखना है 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है इन टर्म्स ऑफ ग्राम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि 1 AMU को शॉर्ट में U भी लिखा जाता है, 1U, और U स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड मास। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? यूनिफाइड मास। तो कई जगह पर आप 1U इक्वल टू भी ये लिखा हुआ देखेंगे, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। क्या ये बात क्लियर हो गई? क्या ये बात क्लियर हो गई सबको? तो जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप भी नोट्स बनाते चलेंगे, साथ साथ नोट्स बनाते चलेंगे। आई होप कि आपको अभी तक की चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस पूरे अभी तक के वीडियो लेक्चर का जो इम्पोर्टेंट हिस्सा था वो क्या था कि एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं और एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हिस्सा था। क्या ये बात क्लियर हो गई आपको? आगे चलें, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, आप लिख लें इसको फटाफट। मैं आगे चलता हूँ, चलें। चलिए अब इस तरीके से जब मास स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह का यूटिलाइज हो रहा है एटॉमिक मास निकालने के लिए, तो हाइड्रोजन का मास देखा गया, तो इट बिकम्स 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 670 ऐसे कुछ है, 1.67 लेके चलते हैं। तो जब इसको इन टर्म्स ऑफ U निकाला गया, इन टर्म्स ऑफ U निकाला गया, तो हाइड्रोजन का मास जो आया इन टर्म्स ऑफ U अराउंड 1.008 U आया, जो कि अप्रॉक्सली 1 ही है। मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ कि 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊँ, आपने भी 11 स्टार्ट किया है ना, तो आप कई बार इन चीज़ों को देख के घबराएंगे। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, आप पढ़ो कम, आप लिखो ज़्यादा। जितनी बार आप इन चीज़ों को अपनी कॉपी पे लिखोगे उतनी बार आपके दिमाग में वो चीज़ें छपती चली जाएंगी, बैठती चली जाएंगी। आई होप कि आप हमारे लगातार 17 ईयर्स के एक्सपीरियंस से जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे और आप अपनी पढ़ाई की स्पीड को बढ़ाएंगे, पढ़ना सीखेंगे, आप खुद से पढ़ना सीखेंगे आप। तो आप बार बार इन चीज़ों को अपनी कॉपी पे लिखिए कि भाई हाइड्रोजन का मास ग्राम में क्या था, जब उसे इन टर्म्स ऑफ U बदला गया, कैसे बदला गया होगा आप सोचो कि 1U की वैल्यू कितनी होती है, उससे इसको डिवाइड कर दिया गया। 1U की वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, तो ऊपर 1.67 नीचे 1.66 है, अराउंड वैल्यू जो आ रही थी वो 1.008 U आ रही थी। खैर इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है मेरा, हमारा फोकस है कि 1U की वैल्यू कितनी होती है। और अभी यहाँ से ये मालूम चल गया। अच्छा 1 AMU क्या होता है ये भी फिर से एक बार लिख दूँ, चलिए। 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12, 1 एटम ऑफ C12, ये अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है। 1 AMU क्या होता है, 1U की वैल्यू कितनी होती है, या फिर इसे हम 1 AMU भी बुलाएंगे, एटॉमिक मास यूनिट। चलिए तो फाइनली अब मैं आपके सामने डिफाइन करने जा रहा हूं कि व्हाट इज एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास,
किसी एटम का मास किस नंबर को कहा जाता है? इट इज अ नंबर विच represents that an atom of an element is how much heavier than 1/12 of mass of one atom of C12। कुछ नया नहीं लिख दिया मैंने, क्या क्या चीज़ें लिखी हैं आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अभी अभी ये बताया गया। जैसे आप नोटिस करें यहाँ पर हाइड्रोजन का 1U आया, अभी और बता रहा हूँ, आराम से, है ना। एटॉमिक मास वो नंबर है जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जिस एलिमेंट के एटम का आप वैल्यू निकाल रहे हैं या एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, वो नंबर जो भी निकल के आएगा वो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि जो एटम है एलिमेंट का वो कितने टाइम्स ज़्यादा हेवियर है, कितने टाइम्स है किसका, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 का। मतलब इसकी जो वैल्यू आ रही है जो कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 है, ग्राम है, इससे कितना टाइम्स हेवियर है। अगर 5 टाइम्स हेवियर है तो उस एलिमेंट के एटम का मास 5U हो जाएगा। अगर 15 टाइम्स हेवियर है तो एटॉमिक मास 15U हो जाएगा। अगर 30 टाइम्स हेवियर है तो 30U हो जाएगा। मतलब 1U से कितने टाइम्स हेवियर है। 1U जब कोई बोलता है तो 1U का मतलब ही तो ये पूरा आ गया। तो इसको इन शॉर्ट आप क्या बोल सकते हो कि 1 एटॉमिक मास यूनिट से कितने टाइम्स हेवियर है वो एटॉमिक मास से मालूम चलता है। जैसे आप इसको नोट करें, मैं हाइड्रोजन को हटाता हूं जरा, आप इसको नोट करें, मैं हाइड्रोजन को हटाता हूं, हटा दूं। जैसे आपको ये तो मालूम होगा कि सोडियम के एटम का मास कितना होता है। मास ऑफ सोडियम एटम इज इक्वल टू 23U। अब आप U के साथ लिखेंगे, याद रखिए। और ये क्या हमने बताया, सोडियम का एटॉमिक मास, मतलब सोडियम के एक एटम का मास, सिंगल एटम का मास 23U, जो कि बहुत ही छोटा वैल्यू है। तो 23U से ये पता चल रहा है कि सोडियम के एक एटम का मास 1U से 23 गुना 23 टाइम्स हेवियर है। वही मैंने लिखा यहाँ पे कि हाउ मच हेवियर देन। डेफिनेशन याद करने की ज़रूरत है नहीं, बस लिख के बता रहे हैं आपको कि आप एक अच्छा नोट्स भी बना सकें। तो आप नोट जरूर करें कि व्हाट इज़ एटॉमिक मास। अगर हमें मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम पूछा जाए, एक ऑक्सीजन एटम, तो क्या बताएंगे, 16U। बिना यूनिट के मत बोलिएगा, यूनिट के साथ बोलिएगा 16U एटॉमिक मास, क्योंकि यूनिट का बहुत खेल है। अगर आपसे कोई मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन पूछे तो आप बताएंगे 12U। ठीक है, 12U। इसका मतलब U लगा के जब आप मास बताते हो तो वो एटॉमिक मास होता है। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है? तो ये हो गया अपना एटॉमिक मास। एटॉमिक मास किसे कहते हैं, एटॉमिक मास की यूनिट क्या है, वो बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए बिल्कुल। अब हम लोग चलेंगे अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हाँ, एक और चीज़, अगर कभी आपको एटॉमिक मास पूछा जाए तो आपने बताया कि भाई कार्बन का एटॉमिक मास 12U है, लेकिन सामने वाले ने कहा नहीं भाई इन टर्म्स ऑफ ग्राम बताओ। तो इन टर्म्स ऑफ ग्राम बताने में क्या ही दिक्कत है सर। जब आपको पता है कि ये 12U है तो वी कैन ईजली कन्वर्ट इट इनटू ग्राम बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24। क्योंकि हमें यह मालूम है कि 1U की वैल्यू इतनी होती है तो 12U की वैल्यू कितनी होगी। हाँ, एक चीज़ है, कॉमन सेंस की अगर कमी है तो बड़ा दिक्कत है कि अगर एक का 1U का वैल्यू मालूम है और 12U का वैल्यू पूछा जा रहा, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो
थोड़ा विचार कीजिए कि क्या करना पड़ेगा, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह कीजिए कि 1 U की वैल्यू मालूम है, 12 U का हमें जानना है। तो 1 U का इन टर्म्स ऑफ ग्राम मालूम है, तो 12 U का इन टर्म्स ऑफ ग्राम निकालने में क्या दिक्कत है, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कोई ऑक्सीजन का हमें एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ ग्राम पूछेगा तो हम 16 इंटू, फिर इसी को इंटू करेंगे। अगर कोई हमसे सोडियम का एटॉमिक मास पूछेगा इन टर्म्स ऑफ ग्राम तो हम ग्राम में बता देंगे 23 इंटू, अब इंटू में ये पूरा वैल्यू आएगा, इन टर्म्स ऑफ ग्राम लिखिएगा आप उसको। तो एटॉमिक मास इन टर्म्स ऑफ यू, मतलब यूनिट आप यू लगाएं और बाद में आप ये भी जान लें कि अगर आपको ग्राम लगाना है यूनिट के जगह पे तब आप उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब हम ईजिली एटॉमिक मास को यू में भी लिख सकते हैं और ग्राम में भी लिख सकते हैं। आई होप कि आपको एटॉमिक मास बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, और अगर कोई डेफिनेशन बोले कि डिफाइन करो पूरा, ऐसा ही डेफिनेशन बताओ, तो हम बताएंगे कि एटॉमिक मास वो नंबर होता है किसी भी एलिमेंट के एटम का जो बताता है कि उस एटम का, वो जो एटम है वो कार्बन 12 के 1/12वां भाग का जो वैल्यू था उससे कितना टाइम्स ज़्यादा हैवी है। बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि चीज़ें आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएं, आप सुनिए और सेट हो जाए दिमाग के अंदर, और आप इसको लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करें कि व्हाट इज़ एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, एटॉमिक मास किसका कितना है। अब बिना यू लगाए अब से आप एटॉमिक मास नहीं लिखेंगे, और अगर इन टर्म्स ऑफ ग्राम लगाना है, अगर आपको ग्राम यूनिट लगानी है तो आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 1 kg है 1000 ग्राम, तो 5 kg 5000 ग्राम, तो आखिर 1000 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ा, वैसे यहाँ भी इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप कि आपको एटॉमिक मास क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलेंगे इसी में दूसरे टॉपिक की तरफ जिसका नाम है एवरेज एटॉमिक मास। आप नोट करें, तो पानी का बोतल देना जी, पानी का बोतल देना। नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, क्या दिक्कत है क्या? यहीं रखते हैं, चलिए चले। एटॉमिक मास क्लियर, बहुत आराम से आप वीडियोस को देखकर एक एक करके एक एक चीज़ पूरा बेसिक के साथ आपको बताया जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और कई लोग जो हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम करते हैं वो भी बिल्कुल चिंता ना करें, चीज़ों को बस आराम से पढ़ें और बार बार लिख के प्रैक्टिस करें। चलते हैं अगला टॉपिक हमारे पास। अगला टॉपिक एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब एटॉमिक मास था ही तो एवरेज का ज़रूरत क्यों पड़ा? एवरेज माने औसत होता है। तो अब हुआ यूं कि कुछ ऐसे आइसोटोप्स मिल रहे थे। आप आइसोटोप समझ रहे हैं ना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एक बार फिर से। आइसोटोप जैसे कि क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक का एटॉमिक मास 35 और एक का एटॉमिक मास 37 है। यहीं से निपटाएंगे, यहीं से पढ़ाएंगे अभी आपको, इसलिए लिख दिए पहले से। एवरेज एटॉमिक मास, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35 भी है 37 भी है। ओके, अब हुआ यूं कि कौन सा एटॉमिक मास हम लोग यूज़ करें, 35 यूज़ करें कि 37 यूज़ करें? तब कॉन्सेप्ट आया एवरेज एटॉमिक मास का। एवरेज एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मासेस का एवरेज निकाल लिया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि क्लोरीन 35 वाला मास, क्लोरीन 37 वाला क्लोरीन कितना प्रेजेंट है। तो ये देखा गया कि 75% अगर ये वाला मिल रहा था तो बाकी का 25% ये वाला मिल रहा था। ठीक है, तो अब ये डिसाइड किया गया कि भाई इसका एवरेज निकाल लिया जाए और वही वाला एटॉमिक मास यूज़ किया जाएगा, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है। तो ना तो इसका 35.5 है ना तो उसका 35.5 है, आया कहाँ से? एवरेज एटॉमिक मास है, वो एवरेज एटॉमिक मास है। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया गया। देखिए, एवरेज एटॉमिक मास बराबर परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आइसोटोप 1, ये पहला आइसोटोप है, ये दूसरा आइसोटोप है। क्योंकि एटॉमिक मास अलग अलग है तो इन दोनों को आइसोटोप कहा जाता है कि एटॉमिक मास अलग अलग है तो आइसोटोप्स हैं। इनटू इसका जो भी एटॉमिक मास है
प्लस परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आइसोटोप 2 इनटू इसका जो भी एटॉमिक मास है, पहले वाले का एटॉमिक मास 35 है, दूसरे वाले का 37 है, और होल डिवाइडेड बाय 100। अब आप ध्यान से समझें, होल डिवाइडेड बाय 100। आइसोटोप तो आप समझ गए ना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, ये फॉर्मूला रेडी हो गया किसका? एवरेज एटॉमिक मास बनाने का। और क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स थे? 2। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स थे। तो अब जो है क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स थे। अच्छा, यहाँ लिख दे रहे हैं फिर से, क्लोरीन 35 वाला 75%, क्लोरीन 37 वाला 25%। अब इतना तो कॉमन सेंस है ना कि एक 75 है सिर्फ दूसरा, तो दूसरा कितना होगा? 25%। इसीलिए नीचे 100 लिखा गया है। इसी दोनों को ऐड करके नीचे 100 लिखा गया है, 75 + 25। ठीक है, आप चाहें तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करें, या फिर आप इस 75 और 25 को कैंसिल करके 3:1 भी बना सकते हैं कि 3:1 का रेशियो है। तो यहाँ 100 नहीं रख के उसके जगह 3 + 1 4 रखेंगे। 4, 3 और 1 को यहाँ ऐड करके क्या रखेंगे? 4। समझ रहे हैं आप बात को? या तो 100 रखना है तो भाई तो फिर बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। यहाँ पे 75, यहाँ 25, एटॉमिक मास 75, सॉरी एटॉमिक मास 35, सॉरी परसेंटेज कॉम्पोजिशन 75, परसेंटेज कॉम्पोजिशन 25, तो कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। 75 × 35, बड़ा वैल्यू आ रहा है। तो 75 को कर दिए 3, 25 को कर दिए 1, 25 × 3 75, 3:1 का रेशियो है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में 75 की जगह 3 यूज़ कर लेते हैं और 25 की जगह 1 यूज़ कर लेते हैं। चलिए बनाते हैं। पहले वाले का परसेंटेज कॉम्पोजिशन 3 × 3 किसका है? जिसका एटॉमिक मास 35 है, तो 3 × 35 प्लस परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज बोला लेकिन हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन बना लिया, तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 1, नहीं तो आप 25 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। उसका एटॉमिक मास कितना है? 37। अब एटॉमिक मास तो आप जानते हैं ना, अभी ये पूरा डिटेल पढ़ाया आपको। होल डिवाइडेड बाय 100 की जगह हम क्या लिखेंगे? जैसे 100 क्यों आया था बताया ना, 75 + 25, तो यहाँ लिखेंगे 3 + 1। सॉल्व करो, 35 × 3 हो गया 105, 15, ठीक है, प्लस 37/4 ऐड कीजिए, 7 × 5 = 12 हो गया, 3 × 1 = 4 हो गया, और यहाँ 1 हो गया, /4 डिवाइड कीजिए, 4 × 3 = 12, बच गया 22, 5.5 U। ये आ गया क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास, और यही एटॉमिक मास यूज़ किया जाता है, ना तो 35 ना तो 37, यूज़ क्या करते हैं? 35.5। तो एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि अलग अलग तरह के आइसोटोप्स का एबंडेंस ज़्यादा हो रहा था, मात्रा ज़्यादा थी। अब कोई बहुत रेयर प्रेजेंट है तो उसको यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन अब 10% 12% तक अगर कोई चीज़ यूज़ है तो आप उसको नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आया किसका? एवरेज एटॉमिक मास का। आई होप कि आप एवरेज एटॉमिक मास समझ गए होंगे। और हाँ, न्यूमेरिकल्स बनाना है, न्यूमेरिकल्स तो दिमाग को सेट करके रखिएगा कि जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। और हाँ, एक बात और देखिए क्या होता है ना, न्यूमेरिकल से खासे लोग परेशान थे क्लास 10 तक, कहते भाई सब तो ठीक है, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल नहीं बनाना। जो चीज़ आपको परेशान करने वाली हो, मेरा ये मानना है कि आप उसको परेशान कर दो। इतनी बार बनाएंगे, इतना बार लिखेंगे कि न्यूमेरिकल हमसे परेशान हो जाएगा कि भाई इसके पास हम जाते हैं तो ये सॉल्व कर ही लेता है। इसलिए मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, आराम से बैठ के देखिए ना 1 घंटे तक। और कौन सा मैं एक ही वीडियो के अंदर 10 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आपको। आराम से 2 टॉपिक समझिए, खुश रहिए कि हाँ भाई ये 2 टॉपिक मेरा एकदम क्लियर हो गया। मैं बाकी की तरह थोड़ी ना एक ही घंटे में आपको 50 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, नहीं, बहुत आराम से। एवरेज एटॉमिक मास मैंने आपको बताया, आप हमेशा वीडियो को पॉज करके पहले इसको प्रैक्टिस करें, ताकि मैं अभी आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसको भी आप पहले वीडियो पॉज करके बनाइएगा। नहीं बनेगा तो आप मेरा सॉल्विंग देखिएगा, ठीक है? चलिए नोट कीजिए।
बनाइए बनाइए, क्वेश्चन दे दिया आपको। अभी जो बताया बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए खुद से, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए, बन जाता है तो फिर उसके बाद देखिए। एवरेज एटॉमिक मास, पहले मैं इसको रेशियो बना लूँ, 8:1:1, क्या हो जाएगा 24 × 8 प्लस 25 × 1 प्लस 26 × 1 बाय 8 + 1 + 1, यू तो लगा ही दिया जाए क्योंकि आप एटॉमिक मास का भी यूनिट वही है, एवरेज एटॉमिक मास में वही है। 243/10 24.3 यू, कैलकुलेशन देख लीजिएगा अपना, बिल्कुल वैसा ही किया ना, परसेंटेज दिया होता परसेंटेज कॉम्पोजिशन, और हमने उसमें क्या किया, जो उसके एटॉमिक मासेस थे रेस्पेक्टिव मल्टीप्लाई किया। बस हाँ, हमने ये किया कि जो एटॉमिक मासेस थे, सॉरी जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन था उसको हमने परसेंटेज से रेशियो बना लिया। जब जैसा आसान पड़ेगा वैसा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप कि क्वेश्चन, एक और लास्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करेंगे, अभी उस वीडियो को एंड भी करेंगे और अगले क्लास में फिर मिलेंगे। लेकिन हाँ, एटॉमिक मास आपको अच्छे से कर लेना होगा क्योंकि अगले दिन हमारा जो टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम एटॉमिक मास इसी में निपटा देते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास उसमें ले लेंगे। और हाँ, एक और टॉपिक है फॉर्मूला मास, चलिए नोट कीजिए। लेकिन एक न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं आपको बनाने के लिए, ये न्यूमेरिकल आप बनाएंगे वीडियो पॉज करके। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन इज 10.10 यू, फाइंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ B10 एंड B11, ये क्वेश्चन है। अगर एवरेज एटॉमिक मास बोरॉन का 10.10 यू है तो फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन उसमें B10 का कितना है और B11 का कितना है। अभी अभी आप देख रहे थे ना कि एक 75% था तो दूसरा 25% था, मतलब 100 में से जो बच रहा था वो दूसरा था। तो अगर हम ऐसा करें कि एक को मान लें कि ये x है तो दूसरा अपने आप कितना हो जाएगा 100 - x। ये कैसे लिख पाए, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? परसेंटेज का क्या मतलब होता है, ओवरऑल परसेंटेज का मतलब 100। तो अगर एक x है तो दूसरा कितना, अब 2 ही लोग हैं, एक x है तो दूसरा बचा हुआ होगा ना 100 - x। 3 लोग होते तब दिक्कत हो जाता, 80 10 10, लेकिन एक बात क्लियर है, सब मिला के 100 ही होगा। तो अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा 100 - x। तो जो फॉर्मूला हमारा क्या है, एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है हमारा, फॉर्मूला है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आइसोटोप 1 इनटू एटॉमिक मास प्लस परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आइसोटोप 2 इनटू उसका एटॉमिक मास बाय 100। पढ़े ना अभी आप ये? तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन आइसोटोप 1, यहाँ 2 आइसोटोप है B10 और B11, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो है वो इसका हमने क्या माना है x इनटू उसी का एटॉमिक मास कितना है 10, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ आइसोटोप 2 कितना है 100 - x, और वो कितना एटॉमिक मास वाला है 11 वाला, बाय में कितना डाला 100, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 10.10। समझिए ध्यान से कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन पहले वाले का 10 x माना हमने, उसका एटॉमिक मास 10 है, जिसका 100 - x है उसका एटॉमिक मास 11 है। हमने माना ये अगर x है तो वो कितना होगा 100 - x होगा, अगर ये x है तो वो कितना होगा 100 - x होगा। तो यहाँ परसेंटेज कॉम्पोजिशन आइसोटोप 1 के जगह पे हमने x डाला तो उसका एटॉमिक मास 10 डाला, ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन आइसोटोप 2 वाले का 100 - x लिखा तो एटॉमिक मास 11 डाला, और 100 तो नीचे रहेगा ही। अब यहाँ हमने रेशियो नहीं बनाया क्योंकि वो हमें मालूम होता था इसलिए रेशियो बना, सर यहाँ भी रेशियो बना दीजिए। अरे भैया x और 100 - x को काट के रेशियो बनाओगे, इसलिए 100 बनाओ
ठीक है, तो 10.10 इसकी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, इसका वैल्यू हमने डाला। अब इसको सॉल्व करेंगे, बुझाता कि नहीं कि बुझात तो वैल्यू को हमने डाला, अब सॉल्व कर लो भाई। ये 100 को यहाँ लेके आओ, 1010 10x प्लस 11 इंटू 100 1100 माइनस 11x। इक्वेशन सॉल्व करना आता है ना, 10 पास करके आए हो ना, तो 10x माइनस 11x माइनस x, इसको इधर लेके आओ, तो यहाँ हो जा रहा माइनस का 90 और यहाँ हो जा रहा माइनस का x, ये माइनस और माइनस, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 90। x की वैल्यू कितनी हो गई 90। तो डिसाइड हो गया कि B10 जो है वो 90% है, तो B11 कितना है 100 माइनस 90 मतलब 10% है। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। फॉर्मूला यूज़ किया हमने, बहुत ही सिंपल। एवरेज भी तो ऐसे ही निकाला जाता है। ठीक है, सोच रहे हैं कि दूसरा वीडियो बनाएं कि इसी में निपटा दें। बना लीजिए। चलिए आगे चलें, चलिए। पढ़ने वाले लोग तो कह रहे हो हाँ सर मज़ा आ रहा है, लिखते चलिएगा कॉपी पे, नोट्स करते चलिएगा साथ साथ, मज़ा आएगा। आज हमने पढ़ा एटॉमिक मास यूनिट, एवरेज एटॉमिक मास, और उसका हमने देखा 1-2 न्यूमेरिकल। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन लीजिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। मॉलिक्यूलर मास, कौन सा मास? मॉलिक्यूलर मास। भैया एटम से का बनता है? का बनता है? मॉलिक्यूल बनत है। ऑक्सीजनवा हाइड्रोजनवा का है? तो भैया एटम है। और कंबाइन होत है तो H2O बनात है अगर, तो ई का है? ई है पानी, पानी का मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? तो एटम है। H2 क्या है? तो मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन का एटम हाइड्रोजन के एटम से कंबाइन हुआ तो H2 का मॉलिक्यूल बना। ऑक्सीजन का एटम ऑक्सीजन के एटम से कंबाइन हुआ तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर हो रही है? हाँ, कि एटम कौन मॉलिक्यूल कौन? कई लोग हिंदी मीडियम से होंगे तो उनको भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई हमारा काम है सबको लेके चलना, सबका साथ सबका विकास, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। ठीक है, तो अगर कोई हिंदी मीडियम से तो वो दिक्कत ना सहे, बिल्कुल भी ना सहे। अब वो एटम बुला ले सिंगल वाले को, और जब कंबाइन होकर बन रहा तो मॉलिक्यूल बुला ले। जब सिंगल का मास निकाल रहे हैं एक एक एलिमेंट का, एटम का, तो वो एटॉमिक मास। और अब हम मॉलिक्यूल का मास निकालने वाले हैं। किसका? मॉलिक्यूल्स का। तो उस मॉलिक्यूल्स के मास को आप क्या बुलाइएगा? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, चलिए। इट इज द सम ऑफ masses of all the atoms present in a molecule। एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट सारे एटम्स के मास को जोड़ दिया जाए तो उसे हम मॉलिक्यूलर मास बुलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप वाटर ले लें कि वाटर का जो मॉलिक्यूल बना है इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम है। हाइड्रोजन का 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो इसी का टोटल मास हमें निकालना है। हाइड्रोजन का मास 1, कितने एटम्स हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
ऑक्सीजन का एक एटम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, U जरूर लगाएं तो टोटल कितना आ रहा है 18U। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, एक का एटॉमिक मास 1 और 2 है इसलिए वह 2 से मल्टीप्लाई किया। ऑक्सीजन का एक एटम है और उसका एटॉमिक मास 16 होता है, हमने जोड़ दिया दोनों को क्योंकि लिखा है ना सम ऑफ मासेस ऑफ, जोड़ दीजिए मासेस को, किसको, किसके मासेस को जोड़ दीजिए, ऑल द एटम्स, सारे एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट हैं सबके एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए, बन जाएगा मॉलिक्यूलर मास। लिखिए लिखिए, एग्जाम्पल और लेते हैं, लिखिए लिखिए। एटम से बनता है मॉलिक्यूल, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं आगे फटाक से, एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो और एग्जाम्पल, ठीक है, एक दो और एग्जाम्पल। क्या है भाई अगला एग्जाम्पल, चलिए ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आपको बताना है, मॉलिक्यूलर मास। कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है 12 होता है, और कितने कार्बन के एटम्स हैं 6। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, टोटल कितने एटम्स हैं 12। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, टोटल कितने एटम्स हैं 6। और U लगाना तो बिल्कुल ना भूलें, 12 छक 72 हो गया, 12 हो गया, 96 हो गया, जोड़ा जोड़ी कर लेना, नहीं कर देते हैं, 2 2 4 6 10 हो गया, 1 बच गया, 8 1 9 9 और 7 16। भाई चेक कर लेना यार, 72 और 12, 2 2 4 6 10 हो गया, 1 बच गया, 10 1 11, अरे यार 18, गलती हो गया था, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरह से खुद तुम ट्राई करना घर में। इथाइल अल्कोहल का एटॉमिक मास निकालना, HCl सॉरी मॉलिक्यूलर मास, HCl का मॉलिक्यूलर मास निकालना, C12H22O11 सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास निकालना। ये 2-4 निकाल के प्रैक्टिस करना। सुक्रोज का 342 आएगा शायद, HCl का 36.5 आएगा, C2H5OH का शायद 46U आने वाला है, ऐसे ही कुछ है। तो निकाल के प्रैक्टिस करना कि क्या होता है, ठीक है। आई होप कि मॉलिक्यूलर मास समझ में आ गया होगा। एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसे मॉलिक्यूलर मास बुलाएंगे। कैसे निकालेंगे, सारे एटम्स के मास को जोड़ देंगे, ये तरीका होगा बनाने का। अब एक दो तो छोटा छोटा पॉइंट है, सुनिए लो, कहानी खत्म करके अगले क्लास का जो टॉपिक है ना वो तो अभी से उबाल मार रहा है। सुनो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना भाई, मिटा लेते मत, सर लिखे और मिटा दिए, स्क्रीनशॉट लेना, वीडियो लंबा हो रहा है, ऐसे भी तुम लोग पसीना छूटने लगेगा, तो आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, अगला दिन का टॉपिक तो अभी से उबाल मार रहा, मोल कॉन्सेप्ट चालू होने वाला है। पहले लो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, व्हेन mass of an atom is written in terms of gram। अगर किसी एटम का मास ग्राम के टर्म्स में लिखा गया हो तो उसको हम क्या बुलाते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। जैसे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम होता है 23U और ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सोडियम होता है 23 ग्राम। इतना ही भर का अंतर है भैया, क्यों U में रहता है ग्राम में रहता है, ग्राम। अच्छा हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगला क्लास में आएगा, इसी को मोलर मास भी बुलाया जाता है। ग्राम एटॉमिक मास को मोलर मास भी बुलाया जाता है, देखेंगे अगले दिन। एक और टर्म ले लो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, व्हेन मास ऑफ अ मॉलिक्यूल इज
represented in terms of gram is called ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब किसी मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में लिखा जाता है तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM शॉर्ट में, और इसको GAM, कंफ्यूजन नहीं रहना है, GAM। अच्छा, जैसे H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? पानी का अभी निकाले थे 18U, और H2O का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 18 ग्राम। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को कहा जाता है मोलर मास भी। बिल्कुल ज़्यादा मत सोचिएगा, पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? लास्ट पॉइंट है बोल के इस वीडियो को ख़त्म किया जाए, है ना? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख लीजिए। इन टर्म्स ऑफ ग्राम लिखा तो ग्राम एटॉमिक मास, इन टर्म्स ऑफ ग्राम लिखा तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वैल्यू वही रहेगा। लास्ट, बिल्कुल लास्ट टॉपिक। आज का वीडियो यहीं ख़त्म होगा। हाँ सर, चलो सर, फाइनली ख़त्म कर रहे हो आप। फॉर्मूला मास, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। आयोनिक कंपाउंड्स आप जानते हो? आयोनिक कंपाउंड कुछ नहीं जानते हो तो NaCl जरूर जानते हो, जिसको पनिया के अंदर डालेंगे तो Na+ और Cl- में टूटेगा। इसको बुलाते हैं कैटायन, इसको बुलाते हैं एनायन। पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाले को क्या बुलाएंगे? एनायन। जब कोई कंपाउंड आयनिक होगा, जब कोई कंपाउंड आयनिक होता है तो अगर हम ये सोच रहे हैं, देखो थोड़ा सा डिटेल बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा मोड़ा भी बता रहे हैं, आगे जब पढ़ाएंगे तो डिटेल बताएंगे इसका। जब कोई कंपाउंड आयनिक होता है ना, तो उसके फॉर्मूला से ये नहीं मालूम चलता। जैसे आप NaCl देख करके आप जब H2O देखते हो तो क्या समझते हो कि एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन कंबाइन है। ये पूरा का पूरा एंटायर, ये पूरा का पूरा एंटायर मॉलिक्यूल है। लो, ढक्कन गिर गया। कहाँ गिर गया भाई? अच्छा चलो कोई बात नहीं। पूरा का पूरा एंटायर मॉलिक्यूल है, ये आप सोचते हो, जानते भी हो। लेकिन NaCl देख के आप पूरा का पूरा एंटायर मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते हो। ये बस एक फॉर्मूला यूनिट है। फॉर्मूला यूनिट का मतलब है कि NaCl के बारे में आपको बता रहा हूँ। NaCl को देख करके तुम ये सोच रहे होगे कि एक Na+ एक Cl- के साथ जुड़ा होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। एक Na+ 6 क्लोराइड आयन Cl- के साथ जुड़ा रहता है, 6 लोगों के साथ। और एक Cl- आयन 6 सोडियम आयन के साथ जुड़ा होता है। डिटेल में ज़्यादा मत जाओ, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि NaCl आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला है, लेकिन उस फॉर्मूला से ये नहीं पता चल पाता है कि पूरे एंटायर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला नहीं है। वो बस एक फॉर्मूला यूनिट है। एक फॉर्मूला यूनिट है, मतलब उससे ये नहीं पता चल पा रहा कि एक्चुअली में कितना सोडियम कितने क्लोराइड से जुड़ा है। लेकिन यहाँ पता चल जा रहा है कि एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है। यहाँ तुम सोचोगे कि एक सोडियम आयन एक क्लोराइड जुड़ा है, तो गलत है। ऐसा आयनिक कंपाउंड में होता है। यहाँ तो तुमको बता दिए कि एक सोडियम आयन 6 क्लोराइड से जुड़ा है, एक क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से जुड़ा है। ठीक है, तो ये नहीं सोचना कि यहाँ पर एक ही से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे केस में जब आयनिक कंपाउंड होता है ना, तो ऐसे कंपाउंड्स का जो आयनिक होंगे उनके लिए मॉलिक्यूलर मास शब्द का यूज़ नहीं करके, मॉलिक्यूलर मास शब्द का यूज़ नहीं करके फॉर्मूला मास का यूज़ किया जाता है। बाकी बनाने के प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई और तरीका बनाने का, वही है। सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5, अच्छा यूनिट भी सेम है U, तो हो गया 58.5 U। वही है पुराना वाला तरीका बनाने का, लेकिन बस यही है कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास नहीं यूज़ करके मॉलिक्यूलर मास की जगह पर फॉर्मूला मास यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बुलाते हैं फॉर्मूला मास। तो ये कब यूज़ होगा? आयोनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ होगा, जिसको पानी में डालने पे वो आयोनाइज हो जाए, पॉजिटिव चार्ज अलग नेगेटिव चार्ज अलग, आयन में कन्वर्ट हो जाए। तो आज का क्लास अब यहीं ख़त्म हो रहा है। आज के टॉपिक्स बड़े ही अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे, इंटरेस्टिंग भी थे। स्टार्ट हमने किया था एटॉमिक मास यूनिट से। हाइड्रोजन वाइड्रोजन के बारे में बताएं कि अर्लियर उसको यूज़ करता था, बाद में C12 को लेके आया।
वन एटॉमिक मास की वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। चाहो तो केजी में भी लिख लेना, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। मैंने आपको कार्बन का एटॉमिक मास बताया, एक एटम का मास आपको बताया था ना, C12 के एक एटम का मास 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। उसका 1/12 भाग जो होगा वही होगा 1 AMU, जो कि यूनिफाइड मास भी कहलाता है। इट इज़ 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और एटॉमिक मास ये बताता है कि हाउ मच टाइम्स हैवियर देन। देखिए आपको सब याद आ रहा है धीरे धीरे। अभी आपको वीडियो को बहुत आराम से समझना है, देखना है, साथ साथ नोट्स बनाना है, लिख के प्रैक्टिस करना है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पूरा समझ में आएगा। मैंने आपको एटॉमिक मास बताया, मैंने आपको एवरेज एटॉमिक मास का पूरा कॉन्सेप्ट बताया, न्यूमेरिकल कराया, मैंने आपको मॉलिक्यूलर मास बताया, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आता है, तो आप अपने दोस्त जो आपके फ्रेंड्स हैं जो 11th में स्टडी कर रहे हैं, आप उनको शेयर करें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे फॉर्मेटिव वीडियोस जो है, अच्छे अच्छे वीडियोस जो आपको मिलते रहें। हम पूरी कोशिश करेंगे और आपके लाइक से हमारा थोड़ा मतलब मोरल बूस्टअप होता है, हमें थोड़ा सा और ज़्यादा उत्साह मिलता है इस काम को करने के लिए। और चलिए फिर से मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। अगला वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, मोल कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। जेई के एग्ज़ाम तक मोल कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है पूरा। हमेशा की तरह आप तो जानते हैं मैं क्या बोलने वाला हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें। और हाँ, एज ए टीचर मैं एक चीज़ और कहूँगा आपको एज ए टीचर कि पढ़ते रहें। जय हिंद।